हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। मैं अवनीश मिश्रा आज आपको एनसीईआरटी क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को कंटिन्यू करूंगा, जिसमें हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का अपवर्तन मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात जब भी प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब जो उनका पथ होता है, जो रास्ता होता है, वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, मतलब घूम जाता है। तो प्रकाश का जो ये विचलन है, जो घुमाव है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लेते हैं कि एक पृष्ठ है, ये ऊपर आपका एयर है और नीचे का जो माध्यम है वो वाटर है। मान लेते हैं कि इसके ऊपर का जो माध्यम है वो वायु है और इस पृष्ठ के नीचे का माध्यम जो है वो वाटर है। अब प्रकाश की किरणें यहाँ से एयर में ट्रेवल कर रही हैं और ये जो सरफेस है, ये सरफेस पानी की सतह है। अब क्या होगा कि इस कंडीशन में जो आपतित किरण होगी वो वायु से जल में इंटर करेगी, प्रवेश करेगी। तो परिभाषा क्या कहती है कि जब भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अब जो आप देख रहे हैं आपतित किरण, जो कि वायु जिस माध्यम में वो ट्रेवल कर रही है, अब वो वायु से जल में प्रवेश करने वाली है, तो इस परिभाषा के अनुसार उसको वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसका रास्ता देखें तो रास्ता इसका है कि ये वायु में ट्रेवल कर रही है। अब जैसे ये जल के सतह पर आएगी तो लॉजिकली जो है इसको इसी मार्ग पर चले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का यही नियम है कि जब भी प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब कि अब ये जो इसका रास्ता है, एक माध्यम से हमें जैसे ही दूसरे में जाएगा इसका रास्ता जो है वो बदल जाएगा। अब या तो प्रकाश की किरण और उधर चली जाएगी, या तो और इधर आ जाएगी, या तो और इधर आ जाएगी। मतलब जो उसका नेचुरल पाथ था, जो वास्तविक उसका रास्ता था, अब उस रास्ते पर वो नहीं चलेगी, अपना रास्ता बदल लेगी। अब ये रास्ता बदलती किस प्रकार है? मान लेते हैं कि जिस बिंदु पर यह प्रकाश की किरण आपतित हो रही है वहां से एक हम अभिलंब ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, कुछ ऐसे। अब यह निर्भर करता है कि प्रकाश की किरण, यह जो बिंदु है अभिलंब बिंदु, इस बिंदु से दूर हटेगी या इस अभिलंब के पास आएगी, यह निर्भर करता है आपके माध्यम पर। तो माध्यम ऊपर वाला जो भाग है वो आपका एयर है यानी कि वायु, और नीचे वाला जो भाग है वो वाटर यानी कि जल। तो आपका ऊपर का जो माध्यम है वायु और जल। अभी निर्भर करता है कि अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वह विचलित होगी, तो या तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी कुछ इस प्रकार से, यह आपका अभिलंब है, या तो वो अभिलंब के और पास आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। अर्थात कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होने का मतलब कि या तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगी या तो वो अभिलंब की ओर पास आएगी। यहाँ पे दो माध्यम आपको दिख रहे हैं, एयर और वाटर, मतलब वायु और जल। जो किरण है वो हवा से यानी वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो अपवर्तन के नियमानुसार वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। मैंने बताया कि मान लेते हैं कि जहाँ पे वो किरण जो है, इसका नाम हम कोई रख दें, मान लेते हैं कि किरण का नाम ओए है, जो कि एक आपतित किरण है, जो कि एक आपतित किरण है। यह बिंदु ए पर आपतित हो रही है। तो आपतित होने के बाद अगर हम बिंदु ए से कोई अभिलंब इस पर खींच लें तो हम ये देखेंगे कि जो प्रकाश की किरण है दूसरे माध्यम में जैसे ही जाएगी वह अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अब विचलित होने के कारण या तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी या तो अभिलंब के पास आएगी। तो यही जो किरण है या तो वो दूर जा सकती है तो पास आ सकती है। यही जो किरण है इसको अपवर्तित किरण कहते हैं, इसको हम
अपवर्तित किरण कहते हैं। अगर इसका हम कोई नाम दे दें ए बी, मान लीजिए इसका नाम दे दिए बी, तो ओ ए आपका आपतित किरण हो जाएगा और ए बी आपका अपवर्तित किरण हो जाएगा। अब अभिलंब से किरण को दूर हटना या पास हटना उसके माध्यम पे निर्भर करता है। अब ऊपर का माध्यम देख रहे हैं कि वायु और नीचे का माध्यम जो है वो जल है, तो इस पर निर्भर करता है कि जो प्रकाश की किरण होगी अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब से पास आएगी। इसको हम एक फिगर के द्वारा पुनः समझेंगे। चलिए दो फिगर के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस परिस्थिति में वो अभिलंब से दूर हटेगी और किस परिस्थिति में वो अभिलंब के पास आएगी। तो पहले फिगर पर आते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि आपका जो पहला माध्यम ऊपर का वो माध्यम है वायु, और एक ये सीमा पृष्ठ है, सीमा पृष्ठ के ठीक नीचे का जो माध्यम होगा कांच का। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम ये जानेंगे कि विरल और सघन क्या होता है। पहले इसको समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है यह पहचानने के लिए कि जो अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब से दूर हटेगी या पास आएगी। इसको समझने के लिए आपको विरल और सघन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो विरल और सघन ऐसे माध्यम जिसमें जिस भी पदार्थ के अणु काफी पास पास होंगे वो माध्यम आपका सघन कहलाएगा, और जिस भी पदार्थ के अणु दूसरे के माध्यम की तुलना में थोड़े दूर दूर होंगे वो माध्यम आपका विरल कहलाएगा। तो अगर हम तुलना करें वायु और कांच की, तो वायु एक गैस है और कांच एक सॉलिड के फॉर्म का होता है। तो आपको ये मालूम है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, वो सॉलिड के तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। तो इस आधार पर जो आपका वायु होगा वो विरल माध्यम, क्योंकि इसके अणु काफी दूर दूर रहते हैं, और कांच एक सघन माध्यम है, इसमें जो इसके अणु होते हैं वो सॉलिड होने के कारण काफी पास पास होंगे। तो सघन और विरल समझना जरूरी है। सघन वह माध्यम जिसके अणु काफी पास पास होते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं, उस माध्यम को सघन कहा जाता है। और उसकी तुलना में वायु एक विरल माध्यम है जिसमें जिसके अणु काफी दूर दूर रहते हैं। अब आते हैं अपने फर्स्ट फिगर पे। तो इस फिगर में ओ ए आपतित किरण है, यह वायु में किरण ट्रेवल कर रही है। तो ये वायु में किरण ट्रेवल कर रही है, ये सीमा पृष्ठ है, सीमा पृष्ठ कांच का है, यहां से आपका दूसरा माध्यम शुरू हो रहा है कांच का। ये किरण आपतित किरण ओ ए कांच के बिंदु पर टकराती है, तो टकराने के बाद यह अपने मार्ग से विचलित होती है और अभिलंब की ओर पास में आ जाती है, अभिलंब की ओर पास में आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में ट्रेवल करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, जब भी प्रकाश की किरण यानी जो आपतित किरण होती है, जब भी वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक इसी का उल्टा होता है, जिसको हम दूसरे फिगर से समझेंगे। आप देख रहे हैं कि इस फिगर में ऊपर का माध्यम कांच है और नीचे का माध्यम वायु है। तुलनात्मक रूप से अब कांच आपका सघन माध्यम हो गया तथा वायु आपका विरल माध्यम हो गया। इस स्थिति में आपतित किरण कांच में से होकर के वायु में पुनः जा रही है। तो होगा क्या कि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से ट्रेवल करते हुए विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो भी अपने मार्ग से विचलित होगी, लेकिन इस बार वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब भी प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अर्थात बहुत जरूरी है कि वो प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम की ओर जा रही है, इस पर निर्भर करता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब के पास में आएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अर्थात प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के विचलन की इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और माध्यम की बात की जाए तो माध्यम मुख्यतः 3 लिए जाते हैं, 2 आपके सामने है, वायु और कांच। तीसरा माध्यम होता है जल। प्रकाश की किरण हवा से जल में भी प्रवेश करती है। तो अगर आप ये तुलना करें कि कौन सा सघन माध्यम है वायु और जल में और कौन सा विरल माध्यम है,
तो वायु जो है आपका विरल माध्यम होगा तथा जल आपका सघन माध्यम होगा, क्योंकि तुलनात्मक रूप से जो जल के अणु होते हैं वो वायु के अणुओं की अपेक्षा काफी पास पास होते हैं। सघन का मतलब आप लोग अपनी भाषा में घना समझ सकते हैं कि जो वस्तु जितनी ज्यादा घनी होती है उसी को सघन कहा जाता है, और जो वस्तु जितनी कम घनी होती है उसको विरल कहते हैं। तो वायु आपका विरल माध्यम है और जल आपका सघन माध्यम है, या वायु आपका विरल माध्यम है तथा जल आपका सघन माध्यम है। अगर तुलना की जाए कांच और जल की, कांच और जल की, तो उस स्थिति में जल आपका विरल माध्यम हो जाएगा तथा कांच आपका सघन माध्यम हो जाएगा, क्योंकि जो सॉलिड जो ठोस के अणु होते हैं वो जल के अपेक्षा ज्यादा पास पास होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो सॉलिड रूपी कांच यहाँ पर है वो अधिक घना है, इसलिए वो जल की अपेक्षा एक सघन माध्यम होगा तथा जल उसकी अपेक्षा एक विरल माध्यम में होगा। तो नियम ये होता है कि जब भी प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के ओर झुक जाती है, तथा जब भी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम पे जाएगी तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। यही पूरा जो प्रक्रिया है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है।